बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंपोर्ट एक्सपोर्ट थ्रू कोरियर या पोस्ट ऑफिस, इसका पेमेंट मेथड और इसकी डॉक्यूमेंटेशन, ये क्वेश्चन है मिस फरीदा मुमताज़ का। तो देखते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोरियर से कैसे होगी, उसकी पेमेंट कैसे होगी और उसकी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होगी। पहले तो ये समझ लें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप बाई सी करें, बाई एयर करें, बाई रोड करें, बाई रेल करें, कोरियर के थ्रू करें, पोस्ट ऑफिस के थ्रू करें, ये सब आपने नहीं करनी। मतलब आपका काम है कंसाइनमेंट को प्रिपेयर कराना, ऑर्डर लेना, उसके अकॉर्डिंगली मर्चेंडाइज कंप्लीट करना, पैक करना, कंसाइनमेंट रेडी करना और उसको फ्रेट फॉरवर्डर को हैंड ओवर कर देना। अब जो आपने टर्म्स ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिसाइड किया है कि जी इसने बाई सी जाना है या बाई एयर जाना है, बाई रोड रेल या कोरियर जाना है, तो ये आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर को बताएंगे। बल्कि ये स्टार्ट में ही डिसाइड हो जाएगा आपके जो भी आपका दूसरा सप्लायर है या बायर है। अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपके एक्सपोर्टर से, और अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके इंपोर्टर से, ये शुरू में डिसाइड हो जाएगा कि आपने किस तरह से कंसाइनमेंट को मूव करना है। तो जब वो मूवमेंट डिसाइड होगी कि जी हमने इस तरह से मतलब कोरियर से करना है, तो अब अपने फ्रेट फॉरवर्डर से पूछेंगे कि जी हमने इतने केजी का एक बॉक्स जो है वो कोरियर से भिजवाना है इस कंट्री में या मंगवाना है इस कंट्री से, तो बताएंगे इसके लिए क्या हो सकता है, कितना फ्रेट होगा और क्या जो भी अदर टर्म्स एंड कंडीशन पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सब कुछ आप पहले डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ही वो डील जो है मैच्योर होगी। तो ये सारा काम आपने नहीं करना, आपने जस्ट अपने उस बिज़नेस पे फोकस रखना है जो आप कर रहे हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं। तो आपका ताल्लुक कंसाइनमेंट से है। बाकी जो फ्रेट फॉरवर्डर का काम है वो आप नहीं कर सकते, वो उसी ने करना है। जो क्लियरिंग एजेंट का काम है वो भी आप नहीं कर सकते, वो भी उसी ने करना है। तो ये काम आपको डिप्यूट करने पड़ेंगे, जो भी ऑथोराइज एजेंसीज ने, इंस्टीट्यूशन ने ऑथोराइज किया होता है जिन लोगों को, उन्होंने ही करने हैं। तो अब आपने किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है ये वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है। अब अगर कोई रॉ मटेरियल है और वो 40 फुट का कंटेनर हो सकता है, वो 40 फुट के कई कंटेनर हो सकते हैं, तो आप इसको बाई एयर नहीं मंगवा सकते, वो बाई सी ही आएगा। तो अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी जो अमाउंट वाइज हैवी अमाउंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूएसए से फ्रेगरेंस इंपोर्ट करता हूँ और वो फ्रेगरेंस होती है कोई 20-25 हज़ार रुपये किलो उसकी प्राइस होती है। तो 100 केजी कंसाइनमेंट जो है उसकी आप देख लें कि फिर इसी तरह से उसकी प्राइस अगर 20-25 लाख बनती है, तो वो जो 20-25 लाख की 100 केजी की कंसाइनमेंट को 22 ही मंगवाना बेवकूफ़ी होगी कि वो 3 माह तक बंदा बैठा इंतज़ार करता रहे कि कब आएगा। और तो बाई ईयर जब वो आएगा तो वो नॉमिनल सी कॉस्ट होती है, वो इतनी हैवी अमाउंट, यानी कि जो टोटल अमाउंट है उसका कुछ परसेंट 1-2% इस तरह से उसके चार्जेस होंगे। तो वो 100 केजी बाई ईयर आएगी और मैं उसको रिलीज़ करवाऊँगा और सेल करूँगा और मंगवाऊँगा। तो मैं इंतज़ार में क्यों बैठा हूँ कि कब आए, कब मैं सेल करूँ। तो इस तरह से जो अमाउंट है उसका अमाउंट वाइज कंसाइनमेंट की कितनी अमाउंट है वो डिपेंड करती है आपके डिसीजन के ऊपर। उसका वॉल्यूम डिपेंड करता है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो बाई सी होगा, वॉल्यूम थोड़ा है लेकिन अमाउंट ज़्यादा तो बाई एयर हो सकती है। और कोई छोटा पैकेज है तो आप कोरियर से भी मंगवा सकते हैं, या जो आप बाई सी जो आप बाई एयर मंगवा रहे हैं उसको भी आप कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। एक ही चीज़ है, मतलब कोरियर और बाई एयर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। बाई एयर जो होगी वो आपका फ्रेट फॉरवर्डर हैंडल करेगा और कोरियर की जो कंसाइनमेंट होगी वो कोरियर कंपनी हैंडल करेगी, लेकिन दोनों का प्रोसेस सेम है, दोनों ने बाई एयर ही मूव होना है। और
कोरियर थोड़ा स्पीड अप हो जाता है क्योंकि कोरियर कंपनी एक कंसोलिडेटेड कंसाइनमेंट की क्लियरेंस करवाती है कस्टम से, और वो अगर आज आप बुक करवाते हैं और कल वहाँ पहुँचती है तो परसों उसकी क्लियरेंस होगी, और 3 से 4 दिन के अंदर अंदर वो किसी भी कंट्री में दुनिया में डिलीवर हो जाती है, या दुनिया के किसी भी कंट्री से आपको डिलीवर हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बाई ईयर जो आती हैं उसमें इससे 1 आध दिन ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वो भी विद इन वीक जो है वो आपको मिल जाती हैं। बल्कि बहुत सारी जो अर्जेंट कंसाइनमेंट्स होती हैं उसके लिए बिफोर टाइम सारे अरेंजमेंट कर लिए जाते हैं, उसकी क्लियरेंस भी बिफोर अराइवल हो जाती है, एडवांस क्लियरेंस भी हो जाती है कि जी ये हमारी सेंसिटिव कंसाइनमेंट है। जैसे मैं यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स आते थे जो सेंसिटिव केमिकल होते थे, या आइस्ड होते थे, या वो उसके लिए उनकी कुछ रेज का कुछ मैटर होता था कि ये आप मतलब डेंजरस होते थे लेकिन अलाउ होते थे, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती थी पहले। तो उनकी बिफोर टाइम क्लियरेंस भी हम करवा लेते थे कि जी ये कंसाइनमेंट इस फ्लाइट पे इस टाइम पे आनी है, तो आपने जैसे ही आए उसी वक्त हमें हैंड ओवर कर देनी है, और वो हो जाता था। तो इस तरह से कोरियर और बाई ईयर एक ही प्रैक्टिस है। फिर जीपीओ के थ्रू जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से भी आप करवा सकते हैं, वो कोरियर से भी थोड़ा चीपर होता है, उसमें कॉस्ट कुछ और फ्रेट की कम हो जाती है। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके डिसीजन के ऊपर कि आपकी आइटम क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसकी अमाउंट क्या है। अमाउंट बड़ी है तो आप रिस्क नहीं लेंगे 3-4 माह का कि वो कब कंसाइनमेंट आएगा, तो आप उसको क्विकली मूव करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इस तरह की मतलब इसी सर्कमस्टांसेस में आपने डिसीजन लेना है कि आपने किस तरह से मूव करना है। अब रह जाता है इसकी डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन सेम वही डॉक्यूमेंटेशन है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक ही डॉक्यूमेंटेशन होती है। सिर्फ वो जो बाई सी कंसाइनमेंट होगी उसमें बिल ऑफ लेडिंग लग जाएगा, जो बाई एयर होंगे उसमें एयरवे बिल लग जाएगा, जो कोरियर की होगी उसमें कोरियर की रिसीट लग जाएगी, और जो जीपीओ के थ्रू होगी उसमें जीपीओ की जो बुकिंग स्लिप होगी वो लग जाएगी, और अगर बाई रोड है तो उसमें बिल्टी लग जाएगी, अगर बाई रेल है तो उसमें रेलवे वालों का जो बुकिंग स्लिप होगी वो लग जाएगी। मतलब जो भी जिस भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आप बुक करवाएंगे तो वो आपको एक रसीद या कुछ रिसीविंग देंगे ना कि जी ये आपकी कंसाइनमेंट हमने बुक कर लिया, तो ये उसकी रिसीविंग है। उसी को आप बिल ऑफ लेडिंग कह सकते हैं, उसको एयरवे बिल भी कह सकते हैं, उसको बिल्टी कह सकते हैं, रेलवे रिसीट कह सकते हैं, तो कोरियर रिसीट कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा ये डॉक्यूमेंटेशन होगी। और पेमेंट का मेथड भी सेम वही रहेगा जो हमने पीछे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पेमेंट्स किन तरीक़ों से हो सकती है, उसमें सेम वही एलसी भी हो सकती है, एडवांस पेमेंट भी हो सकती है, कलेक्शन बेस भी हो सकती है। तो वो भी आपने डिसाइड करना कि मेरे लिए कौन सा फिजिबल है। न्यू कमर है तो साइड एलसी बेहतरीन है, छोटी अमाउंट है तो एडवांस पेमेंट कर दें, बेफिक्र होकर कुछ नहीं। दुनिया बड़ी ईमानदार है, बेईमान लोग थोड़े होते हैं, लेकिन उन थोड़े लोगों से लोग डर के तो जो ईमानदारी वाली साइड है उसको देखते ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं है, थोड़ी अमाउंट है तो बेफिक्र होकर एडवांस पेमेंट कर दें और इंपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करनी है तो ट्रस्ट कर लें दूसरे के ऊपर भी, तो छोटी अमाउंट की कंसाइनमेंट कर दें। तो बहरहाल पेमेंट और डॉक्यूमेंटेशन सेम वही रहेगी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में होती है, और आपने कैसे उसको मूव करना है कंसाइनमेंट को, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इंपोर्टर एक्सपोर्टर की। वो जिस तरीके से भी मूव करवाना चाहेगा वो आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर को बताएं, क्योंकि ये सारे अरेंजमेंट फ्रेट फॉरवर्डर ही करेगा। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो तब भी फ्रेट फॉरवर्डर ये सारे अरेंजमेंट करेगा, और कस्टम क्लियरिंग एजेंट उसकी कस्टम क्लियरेंस करवाएगा। और अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो तब आपके पास 2 ऑप्शन है कि या तो आपका एक्सपोर्टर ही अरेंजमेंट कर सकता है उसके मूवमेंट की, कंसाइनमेंट की,
हाँ वो जीपीओ से हो या कुरियर से हो, या दूसरा तरीका है कि आप अपने एंड के ऊपर किसी फ्रेट फॉरवर्डर से कहे कि इस कंट्री से मैंने मूव करवानी है कंसाइनमेंट, और बाई एयर को आनी है या बाई कुरियर को आनी है, तो वो कोई इंतज़ाम करे तब भी वो कर देगा। तो इसलिए इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्यूमेंटेशन सेम रहेगी, पेमेंट मेथड सेम रहेगा हर में, और बाकी आप ने डिसीजन करना है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मैं थक चुका हूँ इंपोर्ट पे बोल वो सॉरी प्रोक्योरमेंट पे बोल के, मुझे समझ नहीं आती अब मैं क्या, मतलब इतनी छोटी सी प्रोक्योरमेंट है तो उस पर और कितना बोला जा सकता है। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो तो ज़रूर लिखें ताकि इसको कंटिन्यू ये चलता रहे चैनल, और मैं उसको रिप्लाई करता रहूँगा। और सबसे बेहतर नॉलेज लेने का तरीका भी क्वेश्चनिंग ही होता है। जब जितना आप क्वेश्चन करेंगे उतना ही लर्न कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये होता है कि क्वेश्चन करने वाले को थोड़ी हेजिटेशन होती है कि जी मेरा क्वेश्चन स्टूपिड ना फील किया जाए कि जी पता इसको तो ये भी नहीं पता। तो लेकिन जो भी बताने वाला होता है उसको पता होता है कि भाई हो सकता है इसको ए का पता हो और ए के बाद बी का ना पता हो, और बी पता है तो सी ना पता हो। तो मुझे तो ए से जेड तक सारा ही पता है। तो जब मैं सिखाने की कोशिश में हूँ तो मुझे समझ आया कि जो दूसरे लोग हैं वो हो सकता है ए से एम तक जानते हो और एम से ऑनवर्ड ना जानते हो, या तो उसमें कोई मसला नहीं है। आपकी कुछ भी क्वेश्चन हो, बेशक स्टूपिड क्वेश्चन ही हो, ऐसे ही कुछ भी, तो उसमें भी लर्निंग होती है, दोनों के लिए होती है, पूछने वाले के लिए भी होती है और बताने वाले के लिए भी होती है। और जब कोई टीच करता है तो दोनों लोग सीख रहे होते हैं, सीखने वाला भी और सिखाने वाला भी। आजकल वेदर बहुत बुरा है यहाँ पर अभी, मतलब एक दफ़ा मैं ठीक होता हूँ तो फिर एक आध दिन गुजरता है, फिर कुछ ना कुछ नज़ला ज़ुकाम खांसी फिर शुरू हो जाती है, फिर दवाइयाँ खाओ, मेडिसिन लो, फिर एक आध दिन अच्छा गुजरता है, फिर वही शुरू हो जाता है। तो बहरहाल आप क्वेश्चन करें तो आगे चलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।